नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ में। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसेज। और आसान भाषा में बोले तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि पार्ट फिफ्थ में आते हैं। और ये हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शुरू करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हम लोग को फैक्ट से मतलब है, सीधे आर्टिकल और उसका पर्पस पूछा जाता है, हम लोग भी वही देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे उसको बाइफरकेट कर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, तो हम लोग वही देखते हैं। डुअल रूल में क्या आ जाएगा, इसमें आता है आर्टिकल 63 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस देयर शैल बी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको आप रिलेट करिए 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा तभी इसके सारे आर्टिकल हो याद होंगे, वरना फिर अभी तो पढ़ते समय दिमाग में रहता है, उसके बाद फिर कुछ भी याद नहीं रहता। तो रिलेट करके ही पढ़ना है अपने को। 64 की बात करेंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पर्सन ऑफ राज्यसभा। तो इसको हम रिलेट करेंगे वहाँ के 53, जिसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद 65 में एक्टिंग एज प्रेसिडेंट की बात करता है, मैक्सिमम 6 मंथ इन द कंडीशन व्हेन देयर इज नो प्रेसिडेंट। तो इसको आसानी से याद रखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 65 इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्टिंग कर रहे हैं 65 की उम्र में। ठीक है, कि नेता लोग कर ही लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्शन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आता है 66 में इलेक्टोरल कॉलेज उनको कौन कौन सेलेक्ट करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात जब भी है तो आप लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं मच जाइए, उन्हीं के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उसमें, और उनका चुनाव हो जाता है। वैसे ही आप इसको रिलेट करेंगे आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होती है, जिसमें उनके इलेक्टोरल कॉलेज में हम देखते हैं कि इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी होते हैं। तो आसान भाषा में इसको याद रखेंगे। उधर 55 है, इधर 66 है। इसको ऐसे भी थोड़ा सा निमोनिक के थ्रू, थोड़ा सा रिदमिक वे में पढ़ के इसको हम लोग ऐसे ख्याल रखते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन तो वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। और आरएस राज्यसभा के क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो राज्यसभा की जो मस्ट है, क्योंकि उसी के लिए चेयरमैन बनते हैं। 69 की बात करेंगे, वो है सेम है 60 ऑफ प्रेसिडेंट। 71 की बात करेंगे, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट विल बी द डिसाइडिंग बॉडी। ये हम लोग को पता है, क्योंकि 72 में तो पार्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो उधर तो जाएंगे नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे और हमारा हो जाएगा। अब आते हैं टेन्योर एंड रिमूवल से। तो टेन्योर की बात करें, 67 में टेन्योर दिया गया, कैसे याद रहेगा हमको, याद रहेगा 56 में टेन्योर दिया गया प्रेसिडेंट का। 5-6 बताता है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, 6-7 बताता है टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ही 67 में रिमूवल दिया गया है कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन आएगा, क्यों, क्योंकि वहीं के चेयरमैन है और लोकसभा से उसको लोकसभा अग्री करना चाहिए। 67 की बात करेंगे तो उसमें 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है, ये सबको पता है। इसके बाद 68 में फिलिंग ऑफ वैकेंसीज की बात होती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, जब आप इतने सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, इतने सारे फैक्ट पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये हमको याद रहेगा एग्जाम तक, एग्जाम डे तक याद रहेगा। देखिए, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करिए पहली बार में, दूसरी बार में उसको रिवाइज करिए, तीसरी बार में होगा क्या, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे विद द बेसिस ऑफ आपकी जो अदर इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। और आपको वही करना है वहाँ पर, पूरा ज्ञानी नहीं बनना। की फैक्ट की बात करेंगे तो कास्टिंग वोट इन राज्यसभा, कास्टिंग वोट ही होगा वाइस प्रेसिडेंट से। क्यों, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी कास्टिंग वोट होता है। नॉर्मल वोटिंग में उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अगर टाइम ब्रेकिंग सिचुएशन होती है तो वहाँ पर
हम लोग का कास्टिंग वोट पड़ता है, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हो या लोकसभा के स्पीकर हो। सैलरी की बात करें, इनको तो सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते सैलरी मिलती है। और ये मॉडल अमेरिका से लिया गया। ओके, तो हम लोगों ने देखा 40 अच्छे थे, 60 to 71 वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल को याद रखना बहुत जरूरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स, पहले तो याद रखिए, देखिए ये जो ब्रैकेट में आर्टिकल लिखे होते हैं ना, इससे रेफरेंस मिलता है। अगर 124 से 147 आपको याद रहा, तो उसके आसपास के अगर आर्टिकल नहीं होंगे तो आप पहले ही उसको एलिमिनेट कर सकते हो। वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत की फैक्टर रहेगा, हर चीज आपको याद नहीं होगी, किसी को याद नहीं होगी। हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो ये बहुत सारे आर्टिकल आ गए हैं, लेकिन मजा आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। 124 में 124 में लास्ट में चार है, इनके चार फीचर भी याद रखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इसी के तहत होता है। क्वालिफिकेशन, जज होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, जूरिस्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी क्वालिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट का जज हो 5 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा, 10 साल के लिए एडवोकेट हो या फिर उससे ज़्यादा, ऐसे ही इनकी क्वालिफिकेशन होती है ये। और रिटायरमेंट की बात करें, 65 में है, तो आपने देखा अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, क्वालिफिकेशन और रिमूवल, ये सब कुछ इसी पर हो जाता है आर्टिकल 124 के तहत। तो ये ऐसे हम लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 124 चार से चार फीचर याद रखेंगे। आर्टिकल 125 की बात करें तो सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ये चीज याद रखने वाली है। 126 127 बहुत ही आसान है, 126 में अच्छी एक्टिंग करेंगे सीजीआई तो उनको एडहॉक जज बना दिया जाएगा 127 को, सिंपल। 129 की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, कंटेंट पावर भी होती है इसके पास। तो अगर कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, उसके आधार पे अन्य न्यायालय अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। 130 की बात करेंगे, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ये डिफाइन करता है 130। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं इससे, आप याद रखिए और बार बार रिवाइज करिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाता है। अब ये देखिए जुरिडिक्शन से रिगार्डिंग ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोला जाता है। इसमें क्या, फेडरल डिस्प्यूट, यानी स्टेट का स्टेट से डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेट का सेंटर से डिस्प्यूट चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइडिंग बॉडी है। 132 से 134 की बात करें तो इसमें आप याद रखिए अपील से रिगार्डिंग है, और अपील में भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है 132 में, 133 में सिविल है, और क्राइम तो एकदम लास्ट में होता है, इसीलिए 134 में है, ठीक है। 136 की बात करेंगे तो इसमें एसएलपी आता है। एसएलपी यानी यहाँ पर अपील करी जा रही है उन ऑर्डर्स पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पास हुए। लेकिन 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन जो है, इसके तहत पूरे इंडिया में कोई भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है एसएलपी के तहत। और इसके अलावा हम देखते हैं 137 पावर ऑफ रिव्यू, इसमें वो अपने ही ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं, ये 137 में दिया गया है। 143 की बात करते हैं तो हमको पता है 143 में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, आप ये समझिए, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एडवाइस जो होगी बाइंडिंग नहीं होगी। 32 की बात करें, रिट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित है, जबकि अगर हाईकोर्ट की बात करें तो उसमें लीगल राइट्स में भी रिट पिटीशन का प्रावधान है। चलिए आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर। तो 141 की बात करी हमने कि बाइंडिंग ऑफ कोर्ट्स, तो आप ये समझिए कि 141 का मतलब सबका मालिक एक, मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ, एक से सबका मालिक एक, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। 142 की बात करें, कंप्लीट जस्टिस की बात होती है, इसी के तहत वो नियम कानून को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए नेचुरल जस्टिस को
आधार बनाते हुए यहाँ पर बहुत बार इन्होंने कंप्लीट जस्टिस की अपनी पावर का यूज करते हुए फैसला दिया है, जो कि बहुत जरूरी भी रहता है 142 के तहत। 144 की बात करेंगे तो अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 141 में बोला गया कि ये सबसे ऊपर है, और 144 में बोला गया कि जितने भी अलग अलग कोर्ट्स हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4 तरीके के कोर्ट हैं। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, सेक्शन कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, ट्रिब्यूनल्स की बात करें, जो भी है वो सब किसके लिए काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये 144 बोला है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल बहुत सारे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, तभी आप आसानी से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। अपना पर्पज भी वही है। तो चलिए धन्यवाद। आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।